नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई अपर प्राइमरी यानी उच्च प्राथमिक स्तर पेपर 2 के दिनांक 22 दिसंबर 2021 शिफ्ट के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अपर प्राइमरी यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये तीसरे शिफ्ट का हिंदी का पेपर आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ प्राइमरी में पूछे गए सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 91 से 99 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि यह है कि पैराग्राफ पढ़ने से पहले आप प्रश्नों पर एक बार नजर डाल लीजिए, ताकि जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर क्लिक करेगा। साथ ही 2 से 3 प्रश्न ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऑनलाइन परीक्षा में समय की कमी होती है, तो अगर हम लोग डायरेक्टली प्रश्नों पर जाएंगे तो कम से कम वो 2 से 3 ग्रामर वाले प्रश्नों को हम लोग देख पाएंगे और बिना पैराग्राफ को पढ़े ही हम उसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सही तरीके से पहले प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, विद्यालयी पाठ्यचर्या में मातृभाषा का विशेष महत्व माना गया है क्योंकि यह। अगला प्रश्न है, अन्य विषयों की संकल्पनाओं को समझने के कौशल अर्जित किए जा सकते हैं किसके माध्यम से, ये हमसे पूछा जा रहा है। 93 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया है, सूझबूझ ये किस प्रकार का शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 94 नंबर का पूछा गया है, मातृभाषा के स्थान पर विज्ञान, गणित आदि के शिक्षण पर अधिक बल देने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, पैराग्राफ के अनुसार आपको बताना है। 95 नंबर का प्रश्न देखिए, पूछा गया था, मातृभाषा को शिक्षा का केंद्र बिंदु मान करके चलने के लाभ के बारे में निम्नलिखित ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों का हम लोग स्टेटमेंट वाले पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही उत्तर दे पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, अनुच्छेद में सर्वाधिक बल किस बात पर दिया गया है, और इस पर आधारित जो अगला प्रश्न है 97 नंबर का आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अनुच्छेद के अनुसार ज्ञानार्जन शब्द का विग्रह क्या होगा। और इस पर आधारित अगला जो शब्द है, देखिए ये एक ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दिया गया है कि गंभीरता शब्द के पद परिचय में कौन सा कथन अनुपयुक्त है, यानी कि कौन सा गलत है, इसके ये शब्द क्या नहीं हो सकता, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए गंभीरता अगर बात की जाए तो इसे हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, यानी कि ये भाव से जुड़ा हुआ है। और किस गंभीरता नाम है यानी कि संज्ञा हो जाएगा, यानी कि भाववाचक संज्ञा होगा, तो ये तो होगा। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा अनुपयुक्त है, यानी इसका परिचय नहीं कर देता है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा तो इसकी परिचय देता है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, स्त्रीलिंग कहा गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। गंभीरता जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, जैसे कि बोला जाता है कि वह उसने गंभीरता दिखाई, उसने गंभीरता दिखाया, ऐसा नहीं बोला जाता, उसने गंभीरता दिखाई बोला जाता है, यानी कि जो गंभीरता शब्द है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था। चौथा देखिए, एक वचन कहा जा रहा है, तो ये गंभीरता जो है वो एक वचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बता रहा होता है। अगर मैं एक वाक्य लिखूं, एक वाक्य बोलूं कि वह गंभीर है, तो देखिए ये गंभीर जो शब्द है ये वह यानी कि प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो गंभीर गुणवाचक विशेषण होगा। लेकिन गंभीरता जो है, अब ऐसे आप नहीं बोलते कि वह गंभीरता है, वो गंभीर है बोलते हैं, तो गंभीर रहता तब गुणवाचक विशेषण होता है। यहां पर गंभीरता शब्द दिया गया, तो ये विशेषण नहीं है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा कथन अनुपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर 3 गुणवाचक इसका अनुपयुक्त है पद परिचय के संदर्भ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। चलिए इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था 99 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मातृभाषा विद्यालय में पढ़ाए जाने वाला एक विषय मात्र ही नहीं है, उपयुक्त वाक्य का अर्थ के अनुसार भेद क्या होगा। देखिए मातृभाषा विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला एक विषय मात्र ही नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। यहाँ पर आपको नहीं दिख करके ये लग रहा होगा कि ये
निषेधार्थक वाक्य हो सकता है, यानी निगेटिव सेंटेंस हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये निगेटिव सेंटेंस नहीं है। निगेटिव सेंटेंस तब होता जब किसी काम के ना होने का हमें प्रतीत होता। यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, यहां पर सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि मातृभाषा जो है, वो जो मदर टंग है, वो विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला केवल एक विषय मात्र नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। यहां पर किसी के काम के होने, काम के ना होने की बात ही नहीं है। ठीक है, जहां पर किसी काम के ना होने की बात होती है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, यानी मेरे द्वारा पढ़ने का काम नहीं किया जा रहा है, यानी कि किसी काम के ना होने का प्रतीत होता है, वहां पर निषेधात्मक वाक्य होता है। यहां पर कोई काम नहीं किया जा रहा है, यहां पर सिर्फ हमको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि जो मातृभाषा है वो एक लैंग्वेज मात्र नहीं है, ये केवल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो जब केवल इंफॉर्मेशन की बात आती है तो वहां पर विधानार्थक वाक्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा, विकल्प नंबर 1 सही जवाब है। देखिए, अभी मैंने पैराग्राफ को पढ़ना शुरू नहीं किया, बावजूद इसके 2 प्रश्नों को मैंने सॉल्व कर लिया जो कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन थे। बाकी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता है, तो चलिए सीधे पैराग्राफ में चलते हैं। दिया गया है, मातृभाषा का विद्यालयी पाठ्यचर्या में महत्वपूर्ण स्थान है। यह विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला एक विषय मात्र ही नहीं है, अन्य विषयों को सीखने के माध्यम भी हैं। तो एक प्रश्न का उत्तर आपको यही मिल गया। मातृभाषा के बारे में पूछा गया था कि ये क्या है, तो ये अन्य विषयों को सीखने का माध्यम है। आगे देखिए, भाषा के माध्यम से जो मूलभूत कौशल अर्जित किए जाते हैं वे अन्य विषय क्षेत्रों की संकल्पनाओं को समझने, सीखने में सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अक्सर देखा गया है कि जिस बालक में मातृभाषा की पकड़ जितनी अधिक होती है, वह उतनी ही सरलता और शीघ्रता से अन्य विषयों का ज्ञानार्जन कर लेता है। ठीक है, ज्ञानार्जन हमसे पूछा गया था कि ज्ञानार्जन का अर्थ, मतलब इसका शब्द तोड़ने पर क्या अर्थ निकलेगा, तो ज्ञान अर्जन, यानी कि ज्ञान का अर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो एक उत्तर यहां से मिल गया आपको। इस दृष्टि से यह उपयुक्त है कि जिस भाषा में बालक बोलता है, सोचता है और कल्पना करता है, वही भाषा उसकी शिक्षा के माध्यम भी हो, ताकि अध्ययन किए जाने वाले विषयों का सही ढंग से समझने, उन पर स्वतंत्र रूप से चिंतन करने और उन्हें स्पष्ट प्रभावी रूप से अभिव्यक्त करने में आसानी हो। इसी कारण सभी शिक्षाविदों ने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। आगे पढ़िए। परंतु अक्सर देखने में आता है कि विद्यालयों में मातृभाषा के अध्ययन अध्यापन पर अपेक्षित बल नहीं दिया जाता। अध्यापकों की सारी शक्ति विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और आदि विषयों के शिक्षण पर केंद्रित रहती है। भाषा पर पूर्ण अधिकार न होने के कारण बालकों में इन विषयों की सूझबूझ भी अधूरी रह जाती है। अब हमसे ये प्रश्न पूछा गया था कि विद्यालय में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान पर अधिक फोकस दिया जाता है, मातृभाषा पर नहीं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका ये प्रभाव पड़ता है कि अन्य विषयों की, यहां पर देखिए, अन्य विषयों की सूझबूझ भी अधूरी रह जाती है। ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे पढ़िए। इसके लिए आवश्यक ये है कि मातृभाषा के अध्ययन अध्यापन को शिक्षा का केंद्र बिंदु मान करके चला जाए, ताकि बालकों में मातृभाषा कौशलों का विकास हो सके और उनकी अभिव्यक्ति में स्पष्टता, ज्ञान में गंभीरता, कल्पना शक्ति में मौलिकता और अंतःवृत्तियों में सजगता आए। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया। अब चलिए इस पर आधारित जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको एक बार देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय पाठ्यचर्या में मातृभाषा का विशेष महत्व क्यों माना गया है? तो यहाँ पर देख लीजिए, कहा गया कि बच्चों को सर्वाधिक प्रिय होती है, ये पैराग्राफ में कहीं नहीं कहा गया था। एक विषय की तरह पढ़ाई जाती है, ये भी कोई नहीं कहा गया था। मातृभाषा प्रेम सिखाती है, ये भी नहीं कहा गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अन्य विषयों को सीखने का माध्यम है। क्योंकि जब बच्चे मातृभाषा को सीखेंगे तो पैराग्राफ के अनुसार यह बताया गया था कि जिस भाषा में बच्चे सोचते हैं, जिस भाषा में बच्चे चिंतन करते हैं, अगर वही माध्यम से अन्य विषयों को पढ़ाया जाएगा तो वो अन्य विषयों को सीखने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ के अनुसार। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, अन्य विषयों की संकल्पनाओं को समझने के कौशल अर्जित किए जा सकते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, मातृभाषा में कुशल होने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। बात करेंगे 93 नंबर प्रश्न की। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे, पूछा गया था कि सूझबूझ किस प्रकार का शब्द है? सूझबूझ किस प्रकार का शब्द है? तो ये एक युग्म शब्द है, अधिकतर ये जोड़े में आता है सूझबूझ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 युग्म शब्द इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मातृभाषा के स्थान पर विज्ञान, गणित आदि के शिक्षण पर बल देने का परिणाम क्या होता है? तो हमने देखा था पैराग्राफ के अनुसार कि बालकों की जो सूझबूझ रहती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति वो अधूरी रह जाती है। ऑप्शन नंबर 1 बालकों की सूझबूझ अधूरी रह जाती है, ये इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया था, मातृभाषा को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानकर चलने के लाभों के बारे में निम्नलिखित ABC कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दिया गया है, अभिव्यक्ति में स्पष्टता, ज्ञान में गंभीरता आती है। तो ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, लास्ट पैराग्राफ में मेंशन किया गया था। दूसरा देखिए, कल्पना शक्ति में सजगता, अंतःवृत्तियों में मौलिकता दिखाई देती है। तो ये विकल्प निगेटिव है क्योंकि कल्पना शक्ति की बात नहीं की गई थी। तीसरा देखिए, भाषा कौशलों का विकास होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, पैराग्राफ में मेंशन किया गया था। देखिए, हमें अपनी तरफ से कुछ भी
नहीं मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप जो दूसरा वाला विकल्प है वो भी एक तरीके से सही है, लेकिन पैराग्राफ में मेंशन नहीं किया गया था, इस वजह से हम लोग इसे गलत मान करके चलेंगे, क्योंकि पैराग्राफ को ही आधार बनाना है किसी भी उत्तर को देने के संदर्भ में, यानी कि केवल ए और सी वाला विकल्प सही है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है ए और सी, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 96 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अनुच्छेद में सर्वाधिक बल किस बात पर दिया गया है? तो पूरे अनुच्छेद में मातृभाषा की ही बात की गई है, यानी मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम बनाने पर। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बात करेंगे 97 नंबर प्रश्न की, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया था अनुच्छेद के अनुसार ज्ञानार्जन शब्द का विग्रह क्या होगा? तो ज्ञान का अर्जन हो जाएगा, ठीक है, ज्ञान का अर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। बात करेंगे 98 नंबर प्रश्न की, जो कि हमने पहले ही देख लिया है कि गंभीरता शब्द के पद परिचय में कौन सा कथन अनुपयुक्त है? तो ये गुणवाचक विशेषण नहीं था, यही हमारा एप्रोप्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था 99 नंबर का, कि मातृभाषा विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला एक विषय मात्र ही नहीं है, उपयुक्त वाक्य का अर्थ के अनुसार भेद क्या होगा? तो ये विधानार्थक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब था। दोस्तों, प्रश्न संख्या 100 से 105 तक दिए गए कविता पर आधारित पूछा गया था। इसके भी डायरेक्टली प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और उसके बाद से कविता को पढ़ करके इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न जो इस पर आधारित पूछा गया था, कविता किसे संबोधित करती है? अगला प्रश्न पूछा गया है, कविता के अनुसार निम्नलिखित का उपयुक्त मिलान कीजिए। 102 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया था युवकों को सिंह यानी कि शेर के समान आगे बढ़ने को कहा गया है, क्योंकि सिंह क्या करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। 103 नंबर का प्रश्न है, पार्थ के सम आंखों के प्रतिबिंब से कथन किस पौराणिक कथा को संकेत करता है? 104 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पर, पूछा गया था, तोड़ दे ये लौह पट तू आनकर, लौह पट का भावार्थ क्या होगा? और अगला प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न जो इस पर आधारित पूछा गया है, नए युग के युवक की क्या विशेषता बताई गई है? तो चलिए प्रश्नों को हमने देख लिया, अब डायरेक्टली हम लोग कविता को पढ़ते हैं। कविता यहां से शुरू होता है, देखिए, बज रहा शंख रण आह्वान का, बड़ सिपाही के सदृश बलिदान कर। देखिए, सिपाही के सदृश बोला गया, यानी सिपाही नहीं बोला गया है, सिपाही के सदृश बोला गया, ठीक है, सिपाही के समान बोला गया, ठीक है। आगे देखिए, आंख में लेकर चमक संकल्प की, चमक किस में लेने की बात हो रही है? आंख में, ठीक है, चमक आंख से संबंधित है, क्योंकि एक मिलान करने वाला हमसे पूछा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, चमक जो है वो आंख से संबंधित है। ले हृदय उत्साह वाणी में प्रबल, ठीक है, यानी कि मिलान करने वाले में देखिए बोला गया है कि ले हृदय उत्साह वाणी में प्रबल, तो प्रबल किससे संबंधित है? वाणी से संबंधित है, ठीक है, और उत्साह किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। आगे पढ़िए, तू भुजा में नित अमित बल शक्ति, तो शक्ति किससे संबंधित है और बल किससे संबंधित है? ये भुजा से संबंधित है। और संशयहीन चिंतन ले सबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, बढ़ अरे ओ देश के प्यारे तरुण, सिंह सम पाषाण सीना तान करके, सिंह सम मतलब कि शेर के समान पत्थर जैसा, पाषाण मीन्स पत्थर जैसा, सीना तान करके खड़े रहो आगे, ठीक है। ओ नए युग के युवक नव शक्ति में, पथ अंधेरे से ढका सब ओर है, सूर्य सम दीपित उठाकर भाल को देख कैसा सभ्यता का भोर है, ठीक है। आगे पढ़िए, पार्थ के सम, पार्थ के सम आंख के प्रतिबिंब से, तो ये लाइन में पूछा गया था कि ये किस पौराणिक कथा की तरफ संकेत करता है? तो आंख के प्रतिबिंब, देखिए अर्जुन ने जब मछली की आंख में तीर मारा था उस समय की ये बात की जा रही है, ठीक है। तो अर्जुन के द्वारा जो तीर मारा गया था मछली में, उसके संदर्भ में ये कोटेशन के संदर्भ में दिया गया है, तो यही प्रश्न में हमसे पूछा गया था, तो वो वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़िए, ओ तरुण उठ लक्ष्य का संधान कर, हस्तगत करके विजय सब ओर बढ़, शत्रु के अभिमान मंडित शीश चढ़, मुक्ति के संघर्ष पर दिग्विजय, आज फिर नव एकता के पाठ पढ़, खटखटाती द्वार है युग चेतना, तोड़ दे ये लौह पट तू आनकर। तो ये पूरा कविता हो गया। अब चलिए बाकी के प्रश्नों को हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 100 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कविता में किसे संबोधित किया गया है? तो कविता में नव युवकों को संबोधित किया गया है, जो नए जमाने के युवक हैं उसको संबोधित किया गया। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कविता के अनुसार निम्नलिखित का उपयुक्त मिलान कीजिए। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, वाणी में देखिए मैंने बोला था वाणी में उत्साह की बात की गई थी, ठीक है, तो 1 का 2 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए बी की अगर बात करें भुजा, तो भुजा में बल शक्ति की बात की गई थी, और चिंतन की बात करें
तो देखिए चिंतन में क्या था, चिंतन में सबल होने की बात की गई थी और आंख में क्या था, चमक था। तो देखिए सभी मिलान हो गया पैराग्राफ के अनुसार, यानी कि हमारा विकल्प क्या बना, देखिए हमारा विकल्प बना 2 4 3 1। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में 2 4 3 1 दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 103 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 102 नंबर का पूछा गया था, युवकों को सिंह के समान आगे बढ़ने को कहा गया है क्योंकि सिंह निडर होकर के आक्रमण करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 103 नंबर का पूछा गया था, पार्थ के सम आंख के प्रतिबिंब से कथन किस पौराणिक कथा को संकेत करता है। तो यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, अर्जुन द्वारा मछली की आंख में तीर मारना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब है। 104 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया था कि तोड़ दे ये लौह पट तू आनकर, लौह पट का भावार्थ क्या है। तो ये कठोर बाधाओं से संबंधित है। बाधा देखिए नए युवकों के समक्ष जो विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती हैं उसके संदर्भ में ये कहा गया। ये लोहा, वहां पर एक तरीके से मजबूत लोहा की बात की जा रही थी ताकि हमें ये रिप्रेजेंट किया जा सके कि हमारे सामने बहुत सारी बाधाएं आएंगी, यानी कठोर बाधाओं की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। ठीक है, इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, नए युग के युवक की क्या विशेषता बताई गई है। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ऑप्शन नंबर 4 वह नई शक्ति से संपन्न है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। तो ये पूरा सही तरीका है अनुच्छेद कविता के प्रश्नों को सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए पेड़ और कौवे के बीच में बात हो रही है। पेड़ कहता है कौवे को जगाते हुए, ए कौवे जागना, जाग। अब कौवा बोलता है दिन हो गया क्या। किसी पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान मुख्य रूप से किसके विकास में सहायक होगा। ध्यान से समझिएगा, कौवा पहले कैसे बोला, मतलब धीरे धीरे आवाज दिया, उसके बाद से ए कौवे बोला, उसके बाद जागना, जाग तेज तेज से बोलने लगा, यानी कि आवाज में उतार चढ़ाव पेड़ के द्वारा यूज किया गया था। जब हम बोलते समय वाक्यों में सुर का जो उतार चढ़ाव करते हैं उसे अनुतान कहा जाता है और इसे ही अंग्रेजी में इंटोनेशन बोला जाता है। जैसे कि एक वाक्य में बोलूं, यह बहुत अच्छी तस्वीर है, और इसी वाक्य के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो ये हो जाएगा, यह बहुत अच्छी तस्वीर है। देखिए किस प्रकार से शब्दों का, वाक्य में शब्दों का बोलते समय मैं उतार चढ़ाव कर रहा हूं। यह बहुत अच्छी तस्वीर है, मैं क्वेश्चन मार्क दिखाने के लिए वहां पर थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं। इसी प्रकार से अगर मैं बोले एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दूं, यह बहुत अच्छी तस्वीर है। देखिए किस प्रकार से बहुत पर मैंने जोड़ दिया, यानी कि शब्दों को बोलते समय, वाक्य में शब्दों को, सुर को बोलते समय उतार चढ़ाव जो होता है उसे ही इंटोनेशन बोलते हैं और उसे ही हिंदी में अनुतान कहते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए अनुतान इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अनुतान के विकास में यह सहायक होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा। ध्यान दीजिएगा, शब्दकोश यानी डिक्शनरी में किस प्रकार से शब्दों का अरेंज किया गया रहता है। तो सबसे पहले देखिए पहला जो सब में वर्ण है वो क है, यानी कि यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद से देखिए क के बाद जो हमारा पहला वर्ण है, यहाँ पे देखिए त आया हुआ है और उसके बाद इसमें पहला वर्ण अंग आया हुआ है, अंग। ठीक है, और इसमें पहला वर्ण क के बाद पहला वर्ण म आया हुआ है और इसमें आ आया हुआ है। यानी कि हमें यह तय करना है कि देखिए त, अंग, म और आ, इन सब में से क के बाद पहला वर्ण क्या आ सकता है, यानी कि शब्दकोश में इन सब में किसकी प्रायोरिटी पहले होती है, ये हमें तय करना है। पहले अंग आएगा, उसके बाद अ आएगा, फिर आ आएगा। ठीक है, तो देखिए आ से पहले क्या आ जा रहा है, अंग आ जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद से म हमारा था तो वो तो बिल्कुल बाद में ही आएगा, त था तो वो बिल्कुल बाद में ही आएगा, यानी कि अंग पहले आएगा, उसके बाद में आ आता है। ये क्रम होता है डिक्शनरी का। यानी कि देखिए त और म ये तो बिल्कुल बाद में आएंगे, तो इन दोनों को तो पहले मैं काट देता हूं। उसके बाद से देखिए अंग और आ की मात्रा आई थी, तो अंग पहले आएगा, आ की मात्रा बाद में आएगी। इस वजह से हमारा विकल्प नंबर 2 कंटक इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझिएगा, बच्चे को जिसमें खुद अभिव्यक्त करने का मौका मिले और बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न हो, वहीं उसके आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि गांधी जी श्रीमती पोलक के बच्चों को दूध कैसे छुड़वाया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई कहानी की बात होगी जो कि बच्चों को सुनाया गया है और उस कहानी में इस बात का जिक्र होगा। यानी बच्चे को कुछ भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करना है, अपने
मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका नहीं मिल रहा है। जो कुछ भी बच्चे ने कहानी में सुना है हूबहू उसको बताने की बात की जा रही है, कहीं से भी क्रिएटिविटी नहीं है। इस वजह से आकलन की दृष्टि से ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया, तो ये भी कहानी में इसका उत्तर जिक्र होगा। इस वजह से ये भी बच्चों के आकलन करने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि संकुचित है। तीसरा देखिए, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या क्या किया, तो कहानी में इस बात का भी जिक्र होगा। यानी बच्चा अपनी तरफ से कुछ भी नया वैल्यूएबल क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर रहा है, इस वजह से ये भी इस विकल्प संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं विकल्प नंबर 4 की, ऐसे कार्यों की सूची बनाओ जिसमें तुम्हें हर रोज खुद कर सकते हो, तो एक तो देखिए हर रोज खुद कर सकने वाले यानी कि बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ा गया है और बच्चे को अभिव्यक्त करने का मौका मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, शिक्षा के विभिन्न साधनों और स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण इनमें से क्या है जिसकी वजह से परीक्षा का एकमात्र आधार बनने की प्रवृत्ति है। ध्यान से समझिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पाठ्यपुस्तक। देखिए पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकार के साधन और स्रोत दिए गए हैं जिसके माध्यम से हम लोग अधिगम कर सकते हैं, लेकिन इसकी हम लोग क्या करते हैं, अनदेखी करते हैं। क्यों अनदेखी करते हैं, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि परीक्षा को पास करने का एकमात्र आधार पुस्तक है, यानी कि केवल हम लोग परीक्षा के समय ही पुस्तक को उठाते हैं, पुस्तक को पढ़ते हैं। यानी कि पुस्तक की अगर अनदेखी ना की जाए तो विभिन्न प्रकार के साधन और स्रोत हैं जिसके माध्यम से हम लोग अधिगम कर सकते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए शिक्षा के विविध साधनों और स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। यानी कि हम लोग पाठ्य पुस्तक किताबों को केवल परीक्षा पास करने तक ही सीमित रख दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पाठ्यपुस्तक में ही व्याकरण की समझ उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए, ये कथन कैसा है, तो ये कथन पूरी तरीके से सत्य है। क्यों, क्योंकि पाठ्यपुस्तक में बच्चों के विभिन्न प्रकार की कहानियां दी गई रहती है, यानी कि संदर्भ दिया गया रहता है और व्याकरण को बच्चे के संदर्भ में ही पढ़ाना है, यानी कि अलग से कोई व्याकरण का संज्ञा सर्वनाम ये नहीं बताना है। बच्चे के पाठ्यपुस्तक में जो कहानी दी गई है उसी में बताना है कि देखिए ये किस टेंस में चल रहा है, मतलब कि कहानी अगर भूतकाल में घटित हो चुकी है तो उसको बताना है कि देखिए ये भूतकाल की कहानी है। इसी प्रकार से बच्चे को बताया जा सकता है कि कोई सेंटेंस दिया गया, उस सेंटेंस में कौन कौन सा वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कौन सा इसमें नाउन है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, वो सब कुछ उसी कहानी के माध्यम से बच्चे को बताया जा सकता है। तो ये कहना कि पाठ्यपुस्तक में ही व्याकरण की समझ उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए, ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। ऑप्शन नंबर 2 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उच्च प्राथमिक स्तर पर सुनने के कौशल का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण भाषण सुना करके। ध्यान से समझिएगा, हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि सुनने के कौशल का विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण चारों विकल्पों में से कौन सा है। देखिए सुनने का मतलब ये होता है कि सुन करके अर्थ ग्रहण करना। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन करके उसका अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं, तो ये सुनने का कौशल बोला जाएगा। यानी कि हमसे प्रश्न में निगेटिव सेंस में पूछा गया कि कौन सबसे कम महत्वपूर्ण है। चौथा विकल्प दिया गया है उस पर टिप्पणी करवाना है। तो देखिए बच्चा टिप्पणी तभी कर पाएगा जब उस बातों को सुना होगा और सुन करके उसका अर्थ ग्रहण किया होगा, यानी तभी तो अपनी भाषा में बोल पाएगा जब उस बातों को समझा होगा। यानी कि ये अधिक महत्वपूर्ण है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए उससे संबंधित प्रश्न बनवाना, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कोई टॉपिक बताया तो उस पर आधारित आप प्रश्न को कैसे बना सकते हैं, जब उस टॉपिक को समझे रहेंगे तभी तो उस पर आधारित प्रश्नों को बना पाएंगे, यानी ये भी अधिक महत्वपूर्ण है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए उस पर चर्चा करना, किसी भी टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा कैसे करते हैं, जब उस टॉपिक को समझे रहते हैं, उसके गुण दोषों के बारे में जानते रहते हैं, तो ये भी अधिक महत्वपूर्ण है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तो दोहराने में सिर्फ हूबहू शब्दों को रिपीट करेगा बच्चा, इसमें हो सकता है कि बच्चे ने अर्थ नहीं समझा हो और हूबहू केवल उसी बात को दोहरा दिया है जो कि टीचर ने बोला था, यानी बच्चा अपनी तरफ से कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, तो ये सबसे कम महत्वपूर्ण होगा सुनने के कौशल के विकास में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है निगेटिव होने की वजह से, और चूंकि हमसे निगेटिव ही पूछा गया था इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सर्वाधिक प्रभावी होगा। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके चारों कौशल के बारे में बात की जानी चाहिए। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, और इसका जो सबसे मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे भाषा को सीखने का मतलब यह है कि बच्चे उस भाषा में कम्युनिकेट करने के लिए सक्षम हो जाए, यानी जिस भी विकल्प में अंतःक्रिया की बात की जाएगी, कम्युनिकेट की बात की जाएगी, कम्युनिकेशन की बात की जाएगी, वो वाला विकल्प हमारा सही जवाब होगा। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है कहानियों की घटनाओं को क्रम से लिखवाना केवल एक कौशल तक सीमित है, केवल लिखने तक सीमित है, और वैसे भी ये कम्युनिकेशन से डायरेक्टली इंटरेक्शन से संबंधित नहीं है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए कहानियों के पात्रों का नाम लिखना, ये भी संकुचित है, केवल लिखने की बात कर रहा था। पहला विकल्प देखिए कहानियों को शब्दशः
पुनरावृत्ति, यानी कि शब्द बाय शब्द, वर्ड बाय वर्ड रिपीट करने की बात की जा रही है। तो ये हिंदी भाषा को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कम महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि बच्चे ने भाषा को सीखा नहीं है, बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर रहा है, बल्कि हूबहू वर्ड बाय वर्ड वो चीज़ों को रिपीट कर रहा है। यानी हो सकता है कि उसने शब्दों को, वाक्यों को रट लिया है, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर रहा था। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, कहानियों का नाट्य रूपांतरण, यानी कि जब रोल प्ले कराया जाएगा बच्चों के द्वारा कहानियों के नाट्य रूपांतरण के माध्यम से, तो इसमें देखिए बच्चा पहले कहानियों को, पात्रों को लिख रहा होगा, यानी कि लिखने का कौशल उसमें हो गया। उसके बाद से जब उसकी प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसका रिहर्सल कर रहा होगा, तो वो उसी लिखे हुए चीज़ों को पढ़ रहा होगा, यानी कि लिखने का और पढ़ने का कौशल विकसित हो गया। उसके बाद से जब नाटक किया जाएगा, जब रोल प्ले बच्चा कर रहा होगा, तो दूसरा कोई कैरेक्टर होगा जो बोल रहा होगा, उसकी बातों को ये सुन रहा होगा, तो सुनने का कौशल विकसित हो गया, और सुन करके रिस्पॉन्स करेगा, यानी कि बोलने का कौशल भी विकसित हो गया। यानी ये वाला सबसे ज्यादा ब्रॉड सेंस में, जिसमें भाषा के चारों कौशल आ रहे हैं। साथ ही साथ इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी भाषा में कम्युनिकेट करने के लिए बच्चे सक्षम हो पाए, इसमें बच्चा इंटरेक्शन भी कर रहा है, कम्युनिकेट भी कर रहा है, क्योंकि रोल प्ले यानी कि जब नाटक बच्चा प्ले कर रहा होगा, तो उसमें उसको बोलना भी पड़ेगा, कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, और यही इसका सटीक जवाब होगा। प्रभावी, सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आकलन की प्रकृति क्या और उत्तरदायी पूर्ण होनी चाहिए। देखिए आकलन की बात की जा रही है, यानी बच्चे का मूल्यांकन करने के संदर्भ में कहा जा रहा है। तो बच्चे का जो मूल्यांकन होता है वो बच्चे के जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित है जो देख नहीं सकता, तो उसके लिए हम लिखित परीक्षा का आयोजन थोड़ी कराएंगे। उसके लिए कुछ ऐसी विधि का उपयोग करना होगा जिसमें बच्चा भले नहीं देख पा रहा है लेकिन उसका मूल्यांकन हो पाए। अब मान लीजिए कोई बच्चा सुन नहीं सकता, श्रवण बाधित है, तो उसका मैं मौखिक तरीके से परीक्षा थोड़ी लूंगा। बच्चे के ज्ञान का मूल्यांकन करना है, उसको रिप्रेजेंट करने का मूल्यांकन नहीं करना है। बच्चे जिसमें कंफर्टेबल है उसमें, उसके माध्यम से बच्चे को एक तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई बोल नहीं सकता, मुख बाधिर है, तो फिर उसके लिए वो बोल कैसे पाएगा, मौखिक परीक्षा वो दे ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि साइन लैंग्वेज के माध्यम से उसका मूल्यांकन किया जाए, यानी कि जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन होना चाहिए। यानी कि मूल्यांकन की प्रकृति कम से कम रिजिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जहां जहां पर भी मुझे कठोर दिख रहा है उसको मैं निगेटिव मान करके काट देता हूं। 2 विकल्प हमारे कट गए, अब 2 विकल्प बचे हैं। चौथा विकल्प देखिए, व्यक्तिनिष्ठ दिया गया है। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति विशेष किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहा है और कोई दूसरा टीचर उस बच्चे का मूल्यांकन कर रहा है, तो अगर दोनों का रिजल्ट अलग अलग आ रहा है मूल्यांकन में, यानी कि एक मूल्यांकन में बच्चे अधिक नंबर पा रहे हैं और दूसरे टीचर के द्वारा किए जा रहे मूल्यांकन में बच्चा अलग नंबर पा रहा है, यानी कि वो व्यक्ति विशेष जो टीचर है उसके प्रभाव की वजह से बच्चे के नंबर में डिफरेंस आ रहा है, तो ये व्यक्तिनिष्ठ होता है। तो मूल्यांकन की प्रकृति ऐसी नहीं होनी चाहिए। मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए, चाहे दुनिया का कोई भी टीचर बच्चे का मूल्यांकन करे, वह बिल्कुल मूल्यांकन एक समान आना चाहिए। जैसे कि इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि चाहे कोई भी मशीन करे, मैनुअल करे, या फिर कोई भी टीचर बच्चे का मूल्यांकन कर रहा होगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो सबका उत्तर कॉमन होगा और सबका मूल्यांकन एक ही तरीके से किया जा सकता है। तो व्यक्तिनिष्ठ भी बिल्कुल निगेटिव हो गया, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, मानवीय और पारदर्शी। मानवीय कहने का मतलब कि रोबोटिक ना हो आकलन, यानी कि एक तरीके से मानवीय होना चाहिए और दूसरा पारदर्शी होना चाहिए। चाहे दुनिया में कोई भी टीचर इसका मूल्यांकन कर रहा होगा किसी बच्चे का, तो सबका मूल्यांकन बिल्कुल एक समान आना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रूपा 6ठी कक्षा में बच्चों के साथ अक्सर अनौपचारिक बातें करती है। इसके माध्यम से ध्यान से समझिएगा, रूपा एक टीचर है, शिक्षिका है, जो कि अनौपचारिक बातें कर रही हैं विद्यालय में, जबकि विद्यालय में औपचारिक बातें होनी चाहिए। तो अनौपचारिक बातें करने से बच्चों में क्या विकसित किया जा सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अनौपचारिक बातें जब किया जाएगा, देखिए पहला अनौपचारिक तरीके से जब बात किया जाएगा तो टीचर का जो भय है बच्चे में वो खत्म किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे कंफर्टेबल हो जाएंगे टीचर से बात करने के संदर्भ में। और साथ ही साथ बच्चे में सुनने और बोलने के कौशल को विकसित किया जा सकता है, यानी जितना ज़्यादा बच्चा इंटरेक्शन करेगा उतना ही ज़्यादा वो सुनने और बोलने के कौशल में पारंगत हासिल करेगा। दिए गए विकल्प में देखिए, पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि बच्चे के खाली समय का सदुपयोग करती है, तो ये विकल्प निगेटिव है। खाली समय का सदुपयोग अन्य भी तरीके हो सकते हैं किसी गतिविधि के माध्यम से, केवल अनौपचारिक बातचीत नहीं था, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि हमको ये विकल्प, ये बातें ध्यान में रख करके उत्तर देनी है कि अनौपचारिक बात करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ठीक है, दूसरा देखिए, बच्चों को काम में लगा करके निश्चिंत हो जाती है, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। तीसरा देखिए, बच्चों का मनोरंजन करती है, तो ये भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, बच्चों को सुनने बोलने के अवसर देती है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्याकरण शिक्षण की निगमन पद्धति किस पर सर्वाधिक बल देती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, निगमन की बात की जा रही है। निगमन
दो विधि होती है, पहला निगमन और दूसरा आगमन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो। देखिए निगमन किससे स्टार्ट हो रहा है? नी से। और नियम भी किससे स्टार्ट होता है? नियम से, नी से। तो जहाँ पर भी निगमन की बात आएगी वो नियम से स्टार्ट होगा वो विधि, और जहाँ पर आगमन की बात आएगी वहाँ पर उदाहरण से स्टार्ट होगा। ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं अगर आपको संज्ञा पढ़ा रहा हूँ तो पहले मैं आपको संज्ञा की परिभाषा यानी नियम बता रहा हूँ कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान विशेष के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो मैंने आपको संज्ञा का नियम बता दिया, उसके बाद मैं उदाहरण बता रहा हूं कि जैसे मेरा नाम नीरज है तो किसी व्यक्ति का नाम हो गया, यानी कि मैं जो नीरज है वो एक संज्ञा है। अगर मैं आपसे बोलूं लखनऊ, तो लखनऊ किसी स्थान का नाम है, तो ये स्थान के नाम विशेष को भी हम लोग संज्ञा कहते हैं, तो ये उसका उदाहरण हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं मेज, तो मेज किसी वस्तु का नाम है, तो ये भी किसी वस्तु विशेष का नाम होने की वजह से, यानी कि ये उदाहरण हो गया किसका? संज्ञा का। यानी पहले मैंने आपको संज्ञा का नियम बताया, उसके बाद उदाहरण बताया। लेकिन अगर मैं आपको यही बताता, पहले उदाहरण बता देता कि नीरज, लखनऊ और मेज, उसके बाद आपको बताता कि ये सब क्या है, तो आप बता रहे होते कि ये सभी किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। और उसके बाद मैं नियम बताता आपको कि किसी भी वस्तु, स्थान विशेष या फिर व्यक्ति विशेष के नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो जब मैं आपको उदाहरण से नियम की तरफ ले जा रहा होता तब ये आगमन विधि होता, और चूंकि मैंने आपको नियम पहले बताया, उसकी परिभाषा पहले बताई, तब उदाहरण बताया, तो ये निगमन होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूं। निगमन देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है? नी से। और नियम भी किससे स्टार्ट हो रहा है? नी से। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आगमन में पहले नियम आएगा या फिर निगमन में। तो जिसमें नी पहले आ रहा है वही नियम वाला होगा। तो निगमन में पहले नहीं आता है, यानी कि पहले नियम बताया जाएगा फिर उदाहरण बताया जाएगा। चलिए, हमसे प्रश्न ये पूछा गया था कि सर्वाधिक बल किस पर देती है, तो ये नियम पर देती है। क्यों? क्योंकि निगमन पद्धति पूछा गया था। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोई भी विषय, कार्यक्षेत्र, डैश, रूप, डैश जानने योग्य नहीं होता है। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा था कि जहां पर भी एकमात्र, केवल, यही, ही, सदा, मतलब कि हमेशा, सदैव, ये सभी वर्ड जो होते हैं वो हमेशा निगेटिव सेंस में देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होता है। ये तीनों तो ऐसे ही कट हो गया। एक बार मैं आपको समझा भी देता हूं। देखिए अगर मैं पहले वाले विकल्प को अगर इसमें भरता तो इसमें हो जाता है कोई भी विषय, कार्यक्षेत्र, भाषाई, रूप ही जानने योग्य नहीं होता। यानी कि जानने योग्य नहीं होता, ये बताया जा रहा है कि कोई भी विषय को जानने योग्य नहीं होता है। तो क्या ये संभव है? नहीं है। तीसरा देखिए सदा कहा जा रहा है, सदा जानने योग्य नहीं होता, तो ये भी निगेटिव सेंस दे रहा है। ही कहा जा रहा है, तो ये तो वैसे ही निगेटिव था। यानी कि पहला, तीसरा और चौथा इसका गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, कोई भी विषय, कार्यक्षेत्र, भाषाई रूप ना जानने योग्य नहीं होता। कि ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको जान ही ना पाए, मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि ना जानने योग्य हो, मतलब कि हम लोग उसको जान सकते हैं, जानने योग्य होता है, इस सेंस में ये आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा और यही इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्नों को महत्व दिया जाना चाहिए जो, चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, जिनमें नैतिक मूल्यों की गुंजाइश हो। तो केवल नैतिक मूल्य सिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नैतिक मूल्य बच्चे अपने परिवेश से भी देख करके सीख सकते हैं, अपने माता पिता के व्यवहार, अपने गुरुजनों के व्यवहार को देख करके नैतिकता सिखाई जा सकती है। केवल हम नैतिकता पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आज के दैनिक जीवन के लिए बच्चों को तैयार करना है, तो केवल नैतिकता तक सीमित नहीं रहना है। इसलिए ये संकुचित बहुत ज़्यादा है, क्योंकि केवल नैतिक मूल्यों की बात कर रहा है। ठीक है, सभी प्रश्न में हम ऐसा थोड़ी कि केवल नैतिक मूल्य की बात करते हैं, उसको विज्ञान भी पढ़ाना है, उसको सोशल साइंस भी पढ़ाना है, उसको हिस्ट्री भी पढ़ाना है। तो केवल नैतिक मूल्य किस तक ये सीमित था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, जो एक ही पंक्ति में समाप्त हो जाए। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जहां पर भी ही आ जाए वो निगेटिव हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक ही पंक्ति में समाप्त होने वाले जो प्रश्न होंगे वो बच्चे को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दे रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप एक ही पंक्ति में, एक ही शब्द में इसका उत्तर दे सकते हैं। मतलब कि आप जान रहे हैं या नहीं, ये मैं कैसे पता लगा? हो सकता है कि आपने इसे रटा हो। तो इस वजह से एक शब्द या फिर एक पंक्ति में जो उत्तर देने वाले प्रश्न होते हैं वो बंद सिरे वाले प्रश्न होते हैं। कभी भी बच्चे के अच्छे तरीके से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता इसको लेकर के, इस वजह से ये संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, जिनके ऊपर बहुत कठिन हो, जिनके उत्तर बहुत कठिन हो, तो कठिन वर्ड हमेशा निगेटिव सेंस में होता है, ये कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, जो स्व अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करे। ध्यान से समझिए, स्व अभिव्यक्ति यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका जो दे प्रश्न, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विज्ञापनों, पोस्टरों और भाषा के अन्य उपयोगों का क्या कक्षा में किया जाना चाहिए। तो देखिए विज्ञापन और पोस्टर और भाषा के
अन्य उपयोग जो है, जैसे कि प्रिंट रिच इन्वायरमेंट की बात करते हैं। प्राइमरी और अपर प्राइमरी विद्यालयों में जब आप जाएंगे तो विद्यालयों के दीवारों पर विभिन्न प्रकार के कार्टून्स बने होते हैं, विभिन्न प्रकार के इमेजेस बने होते हैं जो कि बच्चे को सीखने में मदद करते हैं। तो इन सब का विश्लेषण करके बच्चे को भाषा सिखाई जा सकती है, क्योंकि ये सभी चित्र भी बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जिसको देख करके बच्चा कुछ ना कुछ रिजल्ट तक पहुंच रहा होता है। यानी कि इनका विश्लेषण करने की आवश्यकता है, इन सभी के बारे में विचार विमर्श की आखिर ये पोस्टर्स जो है या फिर जो विज्ञापन है वो हमें क्या कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, विश्लेषण कक्षा में किया जाना चाहिए। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पूरक सामग्री को डैश आकलन में शामिल किया जाना बेहतर होता है। ध्यान से समझिएगा, पूरक सामग्री को आकलन में शामिल किया जाना क्या होता है, किस प्रकार से आकलन में शामिल किया जा सकता है और किस प्रकार से शामिल करने से ये बेहतर होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथा दिया गया है उदार। तो पूरक सामग्री निर्जीव वस्तु हो सकती है कि जो बच्चे को सीखने में मदद कर रही है। तो ये उदार जो होता है वो व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है कि वह व्यक्ति उदार है, निर्दयी नहीं है। ठीक है, तो ये मनुष्यों का गुण है, ना कि किसी निर्जीव का। ठीक है, इस वजह से विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। कठोर तो होगा नहीं पूरक सामग्री, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के मानसिक स्तर के हिसाब से एप्रोप्रिएट पूरक सामग्री हमको लेना है। ठीक है, चलिए पहला दिया गया सत्र अंत, यानी कि सत्र के अंत में। अब मान लीजिए बच्चे को सत्र के बीच में कोई समस्या आ रही है तो उसको उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए पूरक सामग्री सत्र के बीच में ही तो प्रयोग करेंगे, सत्र के अंत होने का इंतजार थोड़ी करेंगे। ये विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सतत आकलन में शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि जब कक्षा में बच्चा कोई भी गतिविधि कर रहा है तो गतिविधि के दौरान ही उसका मूल्यांकन करना सतत मूल्यांकन कहलाता है, और इसी के दौरान पूरक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पहली भाषा की जानकारी बच्चे को दूसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने में क्या करेगी। मान लीजिए पहली भाषा किसी का मदर टंग हिंदी के अलावा कोई दूसरा लैंग्वेज था। अब वो लैंग्वेज जो बच्चे का मदर टंग है और जो दूसरा लैंग्वेज है, जो टारगेट लैंग्वेज है हिंदी, अगर हिंदी बच्चा पहली बार पढ़ रहा है सेकंड लैंग्वेज के तौर पर, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, दूसरी भाषा के तौर पर, यानी कि सेकंड लैंग्वेज को हिंदी बोला गया है। तो फर्स्ट लैंग्वेज, मान लीजिए बच्चे का कुछ भी लैंग्वेज हो, तो हिंदी को समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो उसके कठिन वर्डों को वो उसकी मातृभाषा में ट्रांसलेट करके बताया जाता है, जो कि उसकी मातृभाषा उसको मदद करेगी हिंदी पढ़ने में। ठीक है, यानी कि ये मदद करेगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है वो हमेशा सेकंड लैंग्वेज को सीखने में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखने के लिए और सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।